हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चन। इसके पहले भी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। तो आपको दो कॉलम दिया गया है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, दो कॉलम दिया गया है। तो इन दोनों कॉलम को आपको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। जैसे देखिए कॉलम ए में क्या दिया है, बुझा चूना, सादा नमक, चूना पत्थर, देन कास्टिक सोडा, बिना बुझा चूना और बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। तो उसका नाम जो है, जो साइंटिफिक नेम है, उससे आपको क्या करना है, इसको जोड़ी बनाना है। और यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे नाम पता हो, इसमें से कुछ नाम भी अगर पता है, जैसे देखिए, जैसे बहुत ही सिंपल सा है, जैसे सादा नमक जो होता है, जो हम लोग खाने में जो नमक यूज़ करते हैं, सादा नमक, तो वो क्या होता है, सादा नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl बोलते हैं ना, तो सोडियम क्लोराइड। तो हमको ये तो पता है कि जो सादा नमक है, यानी बी का जो आंसर होगा, वो बी का आंसर क्या होगा, 6th वन, है ना। ये जो बी है सादा नमक, इसका आंसर क्या होगा, 6th वन होगा। तो इसमें हमको देखना है ऑप्शन में, ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में बी जो है, बी का 6 कहाँ है। देखिए बी का 6 कहाँ है, बी के साथ जो 6 है, देखिए यहाँ और यहाँ है, तो ये जो सेकंड और ये फोर्थ है, ये ऑप्शंस गलत होंगे, तो ये आपको रिमूव कर देना है ना। तो जो सेकंड और ये फोर्थ है, ये ऑप्शन चले गए। अभी आपके पास फर्स्ट और थर्ड, इन्हीं दोनों में से, ये जो पहला और तीसरा है, इसी दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो देखिए अब हमको ये पता है कि जो सादा नमक है, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब देखिए ये जो बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम लोग खाने का सोडा कहते हैं ना, बेकिंग सोडा, ये आपको 10th में मिल जाएगा। तो बेकिंग सोडा जो होता है, खाने का जो सोडा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। खाने का जो सोडा होता है उसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो F है, F का आंसर क्या होगा, F का आंसर होगा सेकेंड वन। तो इन दोनों में से देखिए F जो है, F का आंसर सेकेंड कहाँ है, दूसरा, F का आंसर यहाँ देखिए, है ना, जो फर्स्ट और थर्ड है, इन दोनों में F का सेकेंड, है ना, F का जो सेकेंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, F का सेकेंड किस में है, देखिए यहाँ है, यहाँ F का फोर्थ है, ये आंसर गलत है, तो ये निकल जाएगा। तो आपका इन चारों में से आंसर क्या होगा, थर्ड वन। तो देखिए जैसे फर्स्ट जो है, ए के साथ क्या है, फोर्थ वन, मतलब जो बुझा चूना होता है उसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। देन जो बी है, दैट इज सादा नमक, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl। देन नेक्स्ट जो है सी जो है ना, चूना पत्थर, तो जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर सी क्या है, थर्ड वन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, उसको क्या कहा जाता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट उसको कहा जाता है। उसके बाद है डी, जिसको बोला गया है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब कौन से जाएगा उसके साथ, 5th वन, पांचवा, जिसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो ई है, बिना बुझा चूना, ई का क्या आंसर है, फर्स्ट वन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। और लास्ट में जो एफ है, जिसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा, उसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर आपको इस पूरे जो जोड़ी मिलाओ है ना, इसमें आपको पूरा नहीं पता है, लेकिन दो या तीन भी पता है, तो भी आप इस तरीके से चारों में से आंसर एलिमिनेट करके आप फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनक की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। तो इसमें देखिए आपको कॉलम ए और कॉलम बी, दो कॉलम दिया गया है। आपको इसमें पता करना है कि ये जो कॉलम ए में जो दिया गया है ना, इसमें अलैंगिक जो जनक है, ठीक है, अलैंगिक जनन की जो विधि है, किसमें कौन सा आता है, मैच द फॉलोइंग है, मतलब आपको जोड़ी बनाना है। और यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे देखिए जो कॉलम जो 1 है ना, कॉलम ए दिया है, उसमें क्या क्या गिवन है आपको, गुलाब, ईस्ट यानी खमीर,
फर्न यानी पर्णांग और स्पायरोगैरा। तो आपने देखा होगा जो 10th का जो टेक्स्ट बुक है साइंस का या जो 9th का टेक्स्ट बुक है उसमें ये सब मिल जाते हैं। तो इसमें जैसे स्पायरोगैरा है ना। देखिए स्पायरोगैरा में क्या होता है, इसमें होता है खंडन या खंडी भवन होता है। ओके, तो खंडी भवन होता है यानी डी का जो होगा, डी का क्या होगा, थर्ड वन होगा, ये तो फिक्स पता है हमको। ओके, तो इसमें डी का जो है थर्ड वन, अब आपको देखना है कि कहाँ डी का थर्ड वन है ना, डी का जो है तीसरा कहाँ है, बाकी जहाँ नहीं इसको आप निकाल दीजिए। तो डी का जो है तीसरा आंसर है, तो डी का तीसरा देखिए कहाँ है, डी का तीसरा यहाँ देखिए, डी का तीसरा ये वाला, तो 2 जगह है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन निकल जाएंगे, राइट। अब देखिए, अब जो डी का जो है ये थर्ड वन, ये तो है 2 जगह है, मतलब आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो बाकी देखते हैं, जैसे देखिए गुलाब जो दिया है, गुलाब में किसके वजह से अलैंगिक जो जनन की विधि है कौन सी होती है, गुलाब में होता है कायिक प्रवर्धन, है ना। जो कायिक प्रवर्धन है, जैसे पत्ते हो गए या तना हो गया, उनसे क्या होता है, नए पौधों का निर्माण होता है। तो हमको पता है गुलाब में किससे होता है, कायिक प्रवर्धन से होता है। इसका मतलब जो ए है, ए का क्या रहेगा, 5वां होगा। तो देखिए इन दोनों में ए का 5वां कौन सा है, ए का 5वां यहाँ है, तो इसका मतलब ये 4th वन जो है, चौथा, ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये तीसरा होगा। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, जैसे गुलाब जो है, गुलाब में कौन सा होता है, 5वां, दैट इज कायिक प्रवर्धन। ओके, शाखाओं के जो द्वारा होता है या पत्तों के द्वारा जो होता है, उनसे नए पौधा का निर्माण होता है। तो ये जो है गुलाब का हो गया कायिक प्रवर्धन। उसके बाद जो बी दिया है यानी ईस्ट या खमीर, तो ईस्ट में कौन सा होता है, मुकुलन, ठीक है। ईस्ट में किसके वजह से होता है, मुकुलन की वजह से। और जो फर्ण या पर्णांग है उसमें किसके वजह से होता है, बीजाणु रचना के द्वारा होता है। तो जो सी है, सी का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और जो डी है स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा में किसकी वजह से होता है, खंडन की वजह से होता है। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको जोड़ी बनाना होता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको सारे के सारे पता हो। इसमें से अगर आपको 2 या 3 भी पता है, 2 भी पता है, तो भी आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो आंसर है, इसका आंसर क्या है, थर्ड वन। आई होप आपको ये समझा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ये 4 कथन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है उसको आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। देखिए पहला जो बोला है, उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। तो जो उर्वरक होता है ना, क्या उस उर्वरक से, जो फर्टिलाइज़र जो होता है, तो उस उर्वरक से जो मिट्टी होती है, मृदा होता है, उसको प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। यानी क्या मिट्टी भुरभुरी हो जाती है क्या, तो ऐसी बात तो नहीं है। तो जो सेकंड बोला गया है, उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो उर्वरक यूज़ करते हैं, तो क्या उस उर्वरक का यूज़ करने से मिट्टी जो होती है उसमें जीवाणु, जो मित्र जीवाणु, जो अच्छे जीवाणुओं की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि होती है क्या, नहीं, ये बात भी सही नहीं है ना। उसके बाद देखिए थर्ड जो बोला है, तो ये जो फर्स्ट और ये जो सेकेंड है ये तो बराबर नहीं है। सेकेंड देखिए क्या बोला है, खाद की अपेक्षा उर्वरक। अब देखो उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। उर्वरक जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो खाद होता है, खाद क्या होता है, खाद जैसे कि गांव में हमारे जो खेत होते हैं, खेत में जो सड़ी गली जो सब्जियां होती है ना, जो भी जैसे गोबर हो गया या सड़े गले जो फल हो गए, सब्जियां हो गई, उनको डाला जाता है। ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। तो जो खाद है इससे ज़मीन को कोई भी नुकसान नहीं होता है खाद की वजह से, क्योंकि ये नेचुरल होता है। लेकिन ये जो उर्वरक है, ये इसका हम लोग अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे ज़मीन में, तो वो क्या हो सकती है, ज़मीन बंजर बन जाती है। तो खाद और उर्वरक में देखो क्या बोला है कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में, यानी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है किसमें, उर्वरक में, वो अधिक समृद्ध होते हैं। ये बात सही है कि जो उर्वरक होते हैं उसमें जो पोषक संबंधी जो है न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ है न्यूट्रिशन का, वो क्या होता है, अधिक होता है। किसमें, उर्वरक में, किसके कंपेरिजन में, खाद की अपेक्षा। तो ये बात सही है। ओके, फोर्थ देख लेते हैं, उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। देखो उर्वरक जो है इसका उपयोग करने से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती नहीं है
है ना। तो ये जो बात दिया है ये भी बात क्या है, गलत है। तो इन चारों में से जो तीसरा दिया है कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं, तो ये बात सही है कि जो उर्वरक होता है जब हम इसका उपयोग करते हैं खेती में तो उससे क्या होता है, अच्छी फसल होती है, ज़्यादा फसल होती है। लेकिन इसका अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो ज़मीन है वो क्या हो सकती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 10, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओहम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह है। तो इसमें देखिए प्रतिरोध के बारे में बताया गया है कि अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध जो है उसके बीच का अंतर। तो 9th के जो टेक्स्ट बुक में 2 फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि देखिए 2 सूत्र है उसमें, एक है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एक ये फॉर्मूला है ना, जिसमें क्या किया गया है, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में रखा गया है। तो जब भी प्रतिरोध को हमको सर्किट के अंदर प्रतिरोध को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को किस में रखते हैं, एक के बाजू में एक रखते हैं, इस तरीके से श्रेणी में रखते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें इस तरीके से 1/RP क्या होता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, है ना, ये फॉर्मूला है। ये किस लिए यूज़ होता है, जब हम लोग 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में रखेंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है सर्किट का, तो वो ये बताएगा। सो दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, प्रतिरोध किसमें, श्रेणी में, रेजिस्टर्स जो है सीरीज़ में होंगे और रेजिस्टर्स जो है पैरेलल यानी समांतर में होंगे। तो इसमें ये जो है, ये प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध ये होगा, न्यूनतम प्रतिरोध ये होगा। और उसमें क्या बोला है, देखिए बोला है कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1/3 ओहम है। तो हर एक जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1/3 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो वैल्यू है, इसमें R1, R2, R3 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे RS और RP, मतलब जो अधिकतम प्रतिरोध है और न्यूनतम प्रतिरोध है, ये दोनों हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए मैं पहले ये फाइंड करता हूँ। तो RS जो है, जो अधिकतम प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 1, दिस इज नथिंग बट R1, तो R1 कितना है, 1/3, R2 कितना है, सेम उतना ही है, 1/3 प्लस R3 कितना है, ये भी उतना ही है, 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बेस सेम है तो ये हो जाएगा 3, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 3, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो जो अधिकतम प्रतिरोध है RS वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको फाइंड करते हैं, 1/RP, देखिए 1/RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1/R1 कितना है, 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस, ठीक है, ये 1/3 है, फिर ये 1/R2 कितना है, सेम 1/3 प्लस 1/R3 कितना है, सेम 1/3। तो ये जो 1/3 है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/RP इक्वल्स टू, ये 1/3 ऊपर जाएगा तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस ये भी 3 ऊपर जाएगा इस तरीके से, और ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3, 6, 9, तो ये 9 हो जाएगा। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, 1/RP नीचे, हमको RP चाहिए तो उसका उल्टा कर दो, तो ये 9/1 है ना, 9/1 है, 9/1 है, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, RP का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा हमको, वो मिलेगा 1/9। RP का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 1/9 मिल जाएगा। अब देखिए हमारे पास अधिकतम जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू है, जो न्यूनतम प्रतिरोध है उसका वैल्यू है, और हमको बोला क्या क्या फाइंड करना है आपको उसके बीच का अंतर फाइंड करना है ना। जो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध है उसके बीच का अंतर, तो उसके बीच का अंतर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए अधिकतम प्रतिरोध कौन सा है, ये है RS, अधिकतम प्रतिरोध RS माइनस, और न्यूनतम प्रतिरोध क्या है, RP। तो इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना हमको, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस RP कितना है, 1/9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9 × 1 9 माइनस 1 × 1 1/9, तो ये आ जाएगा 9 - 1 8/9। देखिए कौन सा ऑप्शन है 8/9,
ऑप्शन नंबर 4। तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 8/9 ओहम, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th 1। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, 11वां क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। देखिए ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, बिकॉज ये नहीं बोला है, ठीक है। तो आपको देखिए क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल, परिकल्पना यानी जो हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं, है ना, सोचते हैं कि ऐसा होगा या वैसा हो सकता है, तो ये जो कौशल है, परिकल्पना का कौशल जो स्किल है, वो किस में यूज़ नहीं होगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा चीज़ परिकल्पना का जो कौशल है उसको इंडिकेट नहीं करता है, वो आपको बताना है, चूज़ करना है, ठीक है। देखिए पहला जो है, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो देखिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके सूचना को एकत्र करना, इसमें कोई थिंकिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, या जो परिकल्पना का जो कौशल है उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है ना। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको ज्ञानेंद्रियों से सिर्फ क्या करना है, सूचना को एकत्र कर लेना है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि इसमें कोई भी परिकल्पना का जो कौशल है इसमें उपयोग नहीं होता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन आपको क्या बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है, निर्देशक नहीं है, तो ये जो है इसमें परिकल्पना कुछ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी एक ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्स वाई, तो जो चर होते हैं तो उनकी पहचान करना। तो जब आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल्स होंगे, जो चर होंगे, उनको आपको पहचानना है, तो उसमें आपको थिंकिंग लगेगा, है ना, आपको परिकल्पना कौशल का उपयोग होगा। तो ये जो है ये परिकल्पना का कौशल दिखा रहा है, निर्देशक कर रहा है, और आपको यहाँ क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि इसमें थिंकिंग हमको लगेगा, जो परिकल्पना का जो कौशल है वो हमको लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना। आपको प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो इसमें खोजबीन करने के लिए जो आप प्रश्न बनाओगे तो उसमें भी क्या होगा, हाइपोथेसिस स्किल्स लगेगा, ये जो परिकल्पना का कौशल है ये उसमें यूज़ होगा। तो ये जो क्वेश्चन ये दिखाता है कि परिकल्पना जो कौशल है ये उसका निर्देशक है ना, उसमें आपको यूज़ होगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा, ये हमको निकालना होगा, ओके। ध्यान रखिएगा, आपको ये बोला है कि इसमें से आपको वो चयन करना है, वो चूज़ करना है जो परिकल्पना का कौशल नहीं दिखाता है वैसा, ओके। नेक्स्ट बोला, देखिए फोर्थ बोला है, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। तो कुछ सिद्धांत अगर हैं, या ना कुछ सिद्धांत जो है उनके विषयों में अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन आप करोगे या उनके संबंधों की व्याख्या, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें भी क्या लगेगा, उसमें भी आपका थिंकिंग लगेगा। तो ये जो ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। तो अगर इन चारों में से आपने देखा होगा, ये जो फर्स्ट है जिसमें क्या बोला है, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, तो इसमें भी कोई भी थिंकिंग कुछ नहीं लग रहा है। हाइपोथेसिस जो आपको बोला है परिकल्पना का कौशल, इसमें कोई उपयोग नहीं हो रहा है, और आपको बोला भी वही गया है कि इसमें से कौन सा आपको चूज़ करना है जिसमें जो परिकल्पना का कौशल है उसको निर्देशिक नहीं है, मतलब वो इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये कोई भी परिकल्पना का कौशल नहीं दिखाता है, ओके। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा क्या, फर्स्ट वन, दैट इज सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या बोला है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। तो आपको एक पैराग्राफ दिया है और इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से चयन करना है, सेलेक्ट करना है कि यहाँ x और ये जो y है और यहाँ जो z है, यहाँ कौन सा इसमें से जो इंस्ट्रूमेंट है वो आएगा। देखिए क्या दिया है, ये पैराग्राफ आपको बोला है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। पहला जो बोला है x में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो देखिए x जो इंस्ट्रूमेंट है
जो वाद्य है उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से हो रही है, वो तारों की वजह से हो रही है जो क्या होते हैं, तनित यानी स्ट्रेच होते हैं, खींचे होते हैं वो। तो इन तारों की वजह से क्या होता है, इस जो वाद्य एक्स है उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो एक्स क्या हो सकता है, देखिए गिटार हो सकता है, क्योंकि गिटार में क्या होता है, तार जो होते हैं वो खींचे रहते हैं, तो गिटार ये पहला ऑप्शन यहाँ ये भी हो सकता है। उसके बाद एक तारा जो है जिसमें सिर्फ एक तार होता है ना, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। जो सितार है ये भी हो सकता है, लेकिन ढोलक नहीं होगा, बिकॉज ढोलक में तार का यूज़ नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका निकल जाएगा। तो देखिए पहला जो वाद्य है इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, देखिए जो वाय है, वाय में तानित झिल्ली है। जो वाय इंस्ट्रूमेंट है, जो वाय वाद्य है उसमें क्या है, झिल्ली है। तो तानित झिल्ली किस में होता है, देखिए तबला में होता है। जो ऊपर का जो चमड़े का होता है वो झिल्ली होती है जिसको स्ट्रेच किया होता है, खींचा जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, ध्वनि प्रोड्यूस होती है। तो तबला जो वाय हो सकता है। ओके, सेकंड यहाँ देखते हैं वायलिन। देखिए इसमें वायलिन में तार होता है, तो ये जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद हारमोनियम, ये भी निकल जाएगा क्योंकि ये वाय नहीं हो सकता, क्योंकि वाय में क्या बोला है, वाय में आपको बोला है तानित झिल्ली है। तो इसमें ये ऑप्शन ही बचता है, 3 निकल गए, यही ऑप्शन बचता है। तो देखते हैं यह इसमें फिट बैठ रहा है क्या। देखिए क्या बोला है इसमें, डैश में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो गिटार होगा, गिटार में जो ध्वनि उत्पन्न होती है किसकी वजह से होती है, तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। और जो वाय है जो कि क्या है, तबला है, तो तबले में क्या होगा, तानित झिल्ली है जो कंपन करती है। तो तबले में क्या होता है, झिल्ली होती है, सही बात है। और जो जेड है ना, जेड मतलब क्या, सहनाई। ओके, सहनाई में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ यानी कॉलम है। तो जो सहनाई होती है उसमें क्या होता है, एयर जो कॉलम्स होते हैं, वायु का जो स्तंभ होता है उसमें हम फूंक मारते हैं, उससे क्या होती है, सहनाई बजती है। तो ये जो है इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पहला, दैट इज फर्स्ट वन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला आपको, एक पिंड का रैखिक संवेग P तथा द्रव्यमान m है। ठीक है, तो रेखी जो संवेग दिया है वो कितना दिया है, P दिया है, और जो द्रव्यमान है उसका कितना है, m है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना, गतिज ऊर्जा क्या है ये आपको पूछा है, और आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, p²/2m, pm, p²m, 2p²m। तो देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में आपको बोला है, तो गतिज ऊर्जा का हमको क्या करना पड़ेगा, जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो हमको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो गतिज ऊर्जा जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², है ना। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है। और जो संवेग है, रेखीय संवेग, जो मोमेंटम होता है ना, p, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है p=, यहाँ लिखता हूँ, p=, क्या होता है वो, mv होता है। तो इन दोनों के बारे में बात किया गया है, तो इन दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखिए आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी दिया जो है ना, आपको जो क्या दिया है, जो गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो संवेग का फॉर्मूला है हम लोग ट्राई करेंगे कि इसमें यहाँ P लाए। तो कैसे आएंगे, देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, mv²/2, क्या क्या मैंने, देखिए ये जो mv² ऊपर रखा है, 2 नीचे रखा है, अगर मैं इसमें यहाँ अगर m से मल्टीप्लाई करूँ, अगर m से यहाँ ऊपर इंटू करूँ और नीचे भी क्या करूँ, m से इंटू करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी, m × m, ये क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा, ये हो जाएगा v², ये क्या हो जाएगा नीचे 2m, है ना, ये क्या हो जाएगा 2m। ओके, देखिए m × m, m² और ये v²/2m। अब हमको पता है कि ये जो है ये mv², इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, mv ब्रैकेट में करके ऊपर स्क्वायर करके ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ 2m आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए जो mv होता है,
mv क्या होता है, p के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे मैं p लिख सकता हूँ। तो जो हमारा जो गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन, तो इसकी जगह पे मैंने क्या किया, p लिखा, ये स्क्वायर लिख दिया, और ये 2m है, ये 2m एज इट इज़ रहेगा। तो हमको जो काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा मिली, उसका फॉर्मूला क्या मिला, पी स्क्वायर अपॉन 2m। देखिए पी स्क्वायर अपॉन 2m कहाँ है, ये पहला, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वन, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ नहीं रहेगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपको 8, 9, 10 का जो कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, अगर उतना आपको पता है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।